Good afternoon, everyone. Once again, we are going to begin our discussion on the topic William Shakespeare. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir, clearly visible. Clearly visible. Wonderful. Right. So, as the picture in front of you, you find a man who is wearing a very wonderful, nice looking clothes. Of course, not of the modern times. These clothes in the modern times look more of women than men, but at that time these clothes were more common, more suitable for writers and people and who were scholars. So biography and all, of course, of William Shakespeare. So we will not begin it with biography, rather we will begin with something else. Let's start talking about Shakespearean hero a bit, and let us try to understand that Shakespeare made hero out of whom? Well, you all know that Shakespeare is primarily known for his drama. And in drama, the most important drama that Shakespeare wrote, or the most popular one, or the most critically acclaimed one, is Hamlet. तो ये हैमलेट की लाइन है जो आपके सामने लिखी हुई है। ये हैमलेट की लाइन है, and it says, "What is a man if his chief good and market of his time be but to sleep and feed, a beast no more?" Now, in this line, Shakespeare is comparing a man with a beast, a man with an animal, if he does not do any enterprise. That is, if he only eats and sleeps and hoards. जैसे अगर आपने यूलिसीज पोएम पढ़ी होगी, ब्राउनिंग सॉरी आपके टेनिसन की, तो उस पोएम में भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शेक्सपियर ने इस लाइन के माध्यम से ये दिखाया है, ये बताया है कि वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं और कुछ खास नहीं करते हैं, बल्कि इसके कंपैरिजन में वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो इंटरप्राइज करते हैं, जो कुछ काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। भले ही वो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, मोरल ना हो, उनके अंदर नैतिकता की कमी हो, बट दे नीड टू बी एक्टिव. So, because Shakespeare liked such kinds of people, that is why Shakespeare made heroes out of them. तो आपको जो शेक्सपियर के हीरोज मिलेंगे वो आउट एंड आउट मोरल एंड एथिकल ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेंगे, बल्कि वो लोग ऐसे लोग होंगे जो जिनके अंदर कमियां होंगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेंगे और जो कुछ ना कुछ करेगा कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर होगी ही। सो शेक्सपियर हीरो का एक टाइप नहीं है, मैनी टाइप्स है। शेक्सपियर के हीरो के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन क्या उसमें कोई परफेक्ट टाइप है? ना, उसमें कोई परफेक्ट टाइप नहीं है। हाउएवर, अगर आप हैमलेट की बात करें तो हैमलेट थोड़ा बहुत परफेक्ट टाइप के पास पहुंचता है। हैमलेट को हम शेक्सपियर का परफेक्ट हीरो मान सकते हैं, जो रेनेसा के ह्यूमनिज्म को भी शो करता है और किस तरीके से वो एक हीरो की क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती हैं और फाइनली वो डेथ को अचीव करता है और वो मर जाता है। शेक्सपियर का जो अर्लीस्ट कंसर्न था, यानी जो शेक्सपियर की सबसे बड़ी चिंता थी, जो उन्होंने अपने ड्रामा में दिखाई, वो थी दो बातें। पहला, एक तो किंगशिप और एक हिस्ट्री। आप शुरुआती प्लेज में उनको देखेंगे, किंगशिप तो उनके लास्ट तक चला है और हिस्ट्री भी लास्ट तक ही चला है। इतना फर्क आता है कि फैक्चुअल से इमेजिनरी हो जाता है उनका करियर। तो शेक्सपियर किंगशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे और हिस्ट्री को लेकर के ये दो पॉइंट्स थे जिसको वो बहुत उन्होंने अपने ड्रामा में उठाया है।
जैसे जैसे शेक्सपियर का करियर आगे बढ़ा, उनका जो होराइजन था, जो जिस तरीके का ड्रामा वो लिखते थे, वो वाइड होता चला गया, वो और ज़्यादा व्यापक होता चला गया, राइट। उनके एक्सप्लोरेशन जो थी उसमें क्या क्या आया, उसमें जियोग्राफी आ गया, ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ द ह्यूमन सोल आया। अब ये जियोग्राफी ऑफ द ह्यूमन सोल क्या है? ह्यूमन सोल के हर एक कोने को समझने की कोशिश, हर एक प्रकार को समझने की कोशिश विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा के थ्रू की है। एकदम वैसे ही जैसे शेक्सपियर के टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो समुद्र में बहुत लंबी दूरी की यात्रा पर निकल जाते थे, वॉयजेस पे निकल जाते थे और ऐसी दुनिया की खोज किया करते थे जहाँ तक इंसान पहले नहीं पहुँचा हुआ था, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो हुआ नहीं करते थे। समुद्र इकलौता रास्ता था इन जगहों तक, अलग-अलग जगहों पर पहुँचने का। तो कुछ ऐसे लोग थे जिसमें कुछ नाम हैं, मैं आपको बता दूँ। पहला नाम है रिचर्ड हैकलेट का, दूसरा सर वॉल्टर रेले का, तीसरा सर फ्रांसिस ड्रेक का। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो रेनेसा के टाइम में, शेक्सपियर के टाइम पे, एलिजाबेथ के टाइम पे निकल गए समुद्री यात्राओं पर और जिन्होंने वर्ल्ड का जो होराइज़न था उसको बहुत वाइड कर दिया, जो विश्व का क्षितिज था उसको उसको बड़ा कर दिया। ऐसी जगहों की खोज की समुद्र के किनारे जहाँ पे इंसान पहले कभी नहीं पहुँचा था, या वहाँ पर भी इंसान रहते थे और वो दूसरे तरीके के इंसान थे। जैसे अमेरिका हो गया, जो आपको पता है अमेरिका की खोज हुई, ऐसे ही सिमिलर प्लेसेस। तो शेक्सपियर ने कितने ड्रामा लिखे? शेक्सपियर ने लगभग लगभग 39 ड्रामा लिखे। 39 ड्रामा लिखे। 39 ड्रामा में उनके कुछ ऐसे भी हैं जो को रोट हैं, ठीक है। को रोट का मतलब उन्होंने किसी के साथ मिलकर के लिखा, राइट। कौन कौन से ड्रामा है जो उन्होंने किसी के साथ मिलकर लिखे, कब लिखे, वो हम बात करेंगे। और शेक्सपियर का जो वर्किंग पीरियड है वो लगभग 24 ईयर्स का है। 24 साल तक वो फंक्शन करते रहे, राइट। ड्रामा के अलावा उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फेमस सॉनेट्स का कलेक्शन लिखा और उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। और ये सब करते-करते उन्होंने अपनी थिएटर कंपनी को बहुत ज़्यादा एडवांस किया, बहुत आगे बढ़ाया। शेक्सपियर एक ही तरीके का काम करने में विश्वास नहीं करते थे। वो एक एक्सपेरिमेंटर थे और लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ड्रामेटिक फॉर्म में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और जहाँ-जहाँ पॉसिबिलिटी होती थी, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एलिज़ाबेथ के ऐज में, शेक्सपियर के ऐज में एक नया थिएटर बन के आया था जिसे थ्रस्ट स्टेज कहा गया, ओपन थ्रस्ट स्टेज कहा गया, ओपन थिएटर कहा गया और शेक्सपियर ने इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग किया जिस अपनी ऑडियंस के लिए। आपको मैं ये एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर अगर आप देखेंगे, वैसे ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन कि ये रियल पिक्चर है तो उतना साफ उस समय कैमरा तो नहीं थे। बट ये स्टेज है शेक्सपियर के टाइम का। आपको देखिए ये जो पीछे बना हुआ है, ये यहाँ से कैरेक्टर्स निकल कर के आते हैं। ये आपका स्टेज है जो बना हुआ, 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे और ये फ्रंट पार्ट है इस स्टेज का, राइट। और ये चारों यहाँ पे इस साइड में यहाँ ऑडियंस बैठी रहती है, राइट। तो ये एक स्टेज है एलिजाबेथन प्ले हाउस का और ये जो ड्राइंग है, ये पिक्चर तो है उस समय बन नहीं सकती थी, तो ये ड्राइंग थी जो शेक्सपियर का जो थिएटर था, एक उसका नाम था द स्वान। 1596 में ये जो ड्राइंग है वहाँ से है और ये एक यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी से ये पिक्चर ली गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. जागृति? Yes, sir. ओके, पुष्पांजलि? Yes, sir. ओके, राइट। और कोई है जागृति, पुष्पांजलि और सोनू के अलावा? So Priyanka. प्रियंका, हाय प्रियंका। ओके, Yes, sir. Shalini. या शुड आई कंटिन्यू? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेक्स। मैंने कहा कि शेक्सपियर रोट अराउंड 39 प्लेज, रोट और को रोट। That means all 39 plays he did not write by himself. Some of them he wrote around 37 he wrote himself. और 2 ऐसे ड्रामा हैं जो उन्होंने
लिखे किसी और के साथ, तो उस पर भी हम आएंगे। पहले हम बात करते हैं कि शेक्सपियर की का जो ड्रामा था, जो कॉम्पोजिशन था, उसका पीरियड क्या था। तो जो पहला है 4 साल का पीरियड 1589 से 1593 वाला, इस 4 इयर्स के पीरियड में उन्होंने ये 8 प्लेज लिखे हैं। किंग हेनरी 6 का पार्ट 1 लिखा, किंग हेनरी 6 का पार्ट 2 लिखा और किंग हेनरी 6 का पार्ट 3, यानी 3 तो किंग हेनरी 6 के पार्ट हो गए। ओके, उसके बाद उन्होंने लिखा चौथा प्ले टाइटस एंड्रोनिकस। ये इनका फर्स्ट स्टेज में चौथा प्ले आता है, टाइटस एंड्रोनिकस। और उसके बाद फिर पांचवा प्ले इन्होंने लिखा द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये पांचवा प्ले है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये चौथा प्ले है, छठवां प्ले है। और द टेमिंग ऑफ द श्रू सातवां है। और किंग रिचर्ड थर्ड ये आठवां है। ये 8 प्ले उन्होंने 4 साल के अंदर में लिखे हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसमें किंग हेनरी 6 पर 3 प्ले हैं, ये आपको तीनों आराम से याद हो जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड द टेमिंग ऑफ द श्रू। ये चारों ही टी से शुरू होने वाले हैं, राइट। टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ मैनर एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ द श्रू। यहाँ पे जो ये 3 हैं, ये तीनों ही डी से शुरू होते हैं, जिसमें आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, द टेमिंग ऑफ द श्रू है, और भी प्लेज हैं जो डी से शुरू होते हैं शेक्सपियर के। और जो लास्ट प्ले इनका है 1593 में आया, वो है किंग रिचर्ड थर्ड, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किंग रिचर्ड थर्ड इन्होंने पहले लिख दिया था, और किंग रिचर्ड सेकेंड भी इनका एक प्ले है, वो बाद में लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 47 वाले में आया था यूपीएचसीएससी में, जिसमें कहा गया था कि किंग हेनरी 6 कौन सा शेक्सपियर का प्ले सबसे पहला प्ले है। तो सब लोगों ने किंग हेनरी 6 लगाया था, ज़्यादातर लोगों ने, और वो सही भी था, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया गया था। ओके, तो किंग हेनरी 6 से शुरुआत होती है शेक्सपियर की, पार्ट 1, 2, 3। टाइटस एंड्रोनिकस पे आगे बढ़ते हैं वो, फिर आपके द कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गई, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, द टेमिंग ऑफ द श्रू हो गया, किंग रिचर्ड 3। ये 8 प्ले हो गए शेक्सपियर की जो उन्होंने 4 साल में लिखे, 1589 टू 1593। इनके नाम आपको याद कर लेने हैं, आप जैसे भी निमोनिक बना के याद कर पाइए, जैसे भी तरीका आप लगाइए याद कर लीजिए, राइट, बट याद कर लीजिए। 1593 के बाद क्या होता है? 1593 के बाद 1589, माफ करिएगा ये एक एक्स्ट्रा 9 हो गया है, वी कैन जस्ट कंसीडर इट डिलीटेड, राइट। 1598 तक 5 साल का जो पीरियड आया, इस 5 साल के पीरियड में शेक्सपियर ने 9 प्लेज लिखे, राइट। So these are the 9 plays that Shakespeare wrote between 1593 and 1598. तो पहले 4 साल में 8 प्ले लिखे थे, अगले 5 साल में 9 प्ले लिखे हैं। इन 9 प्लेज में सबसे पहला फिर से किंग है। देखिए यहाँ पे 2 किंग है, यहाँ पे एक किंग तो आपका किंग जॉन हो गया, उसके बाद एक किंग हो गया आपका किंग रिचर्ड सेकेंड। जैसा कि मैंने कहा, रिचर्ड थर्ड उन्होंने पार्ट 1 में ही लिख दिया था 1593 से पहले, और रिचर्ड सेकेंड उन्होंने बाद में लिखा है 1593 के बाद। उसके बाद किंग हेनरी 4, किंग हेनरी 6 उन्होंने पहले ही लिख दिया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। किंग हेनरी 4 बाद में लिखा उन्होंने, और किंग हेनरी 4 के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। जबकि किंग हेनरी 6 जो पहले पार्ट में आया है, उसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और जो लास्ट प्ले है उनका इस वाले सेकेंड फेज का, वो है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये सारे प्लेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट उनका जो अगला प्ले है वो है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लव स्लेवर्स लॉस्ट उनका प्ले है अगला। रोमियो एंड जूलियट इसी पीरियड में आया है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम इसी पीरियड में आया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो बहुत फेमस है इसी पीरियड में आया है। द हेनरी 4 मैं बता ही चुका हूँ।
तो ये सारे प्लेज हैं जो शेक्सपियर ने 1593 से 1598 में लिखे। तो मैंने आपको बताया उन्होंने 1589 से 93 तक ये 8 ड्रामा लिखे और 1593 से 98 तक ये 9 लिखे, तो कुल 17 प्लेज हो गए। अब शेक्सपियर के दो दो स्टेज हो गए, पहला स्टेज 4 साल का, दूसरा स्टेज 5 साल का। अब हम एंटर करते हैं शेक्सपियर के थर्ड एज में, और ये सबसे फेमस एज है उनका। जो थर्ड एज है उनका, ये आपका लेट मी सी इफ आई हैव turned on the recording or not. Okay, yes, it is being recorded. Okay, we have here Shalini, good afternoon. Sarita, good afternoon. Farheen, good afternoon. Pankaj, good afternoon. sir. And Priyanka is here. Right, wonderful, nice to see you all. I'm happy that we have 10 people here Good afternoon. and 10 participants. So one of them I'm missing. Who is that? Sonu. I have met Sonu already. Right. So I'm discussing about Shakespeare, and this is my first class on Shakespeare. And I hope you would like this class and you would understand the things about Shakespeare. Right. So uh, just confirm once again. My screen visible? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. Great. सो आई टोल्ड यू, पहला जो स्टेज था शेक्सपियर का 1589 से 1593 वाला, 4 साल का टाइम था ये। इसमें शेक्सपियर ने 8 ड्रामा लिखे, जिसमें सबसे शुरुआत में किंग हेनरी सिक्स का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आता है, और किंग रिचर्ड, और लास्ट में किंग रिचर्ड का किंग रिचर्ड थर्ड का पहला एक ही पार्ट है, वो एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि 1593 से 98, 5 साढ़े 5 साल का ये इनका दौर है, जिसमें किंग जॉन लव्स लेवर्स लॉस्ट, जो कि एक प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले कौन सा है, तो लव्स लेवर्स लॉस्ट को माना जाता है। रोमियो एंड जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग रिचर्ड सेकंड, किंग हेनरी फोर पार्ट 1, किंग हेनरी फोर Sir, पार्ट screen 2, is not visible. द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये सारे प्लेज हैं, ठीक है। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है प्लेस फ्रॉम 1598 से। अब 1598 के बाद जो प्लेस हैं उनकी डेट लगभग लगभग क्लियर है, और दूसरी बात यह कि उनकी डेट्स जो हैं वो एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। इसलिए यहाँ से जो शुरू के 17 प्ले के बाद जो 18वां प्ले है, यहाँ से हमने डेट आपको दिया है। 1598 का जो ड्रामा है इनका है मच अडो अबाउट नथिंग। 1599 में किंग हेनरी फिफ्थ आता है। तो याद रखिए, किंग हेनरी 4 पे लिखा है, 5th पे लिखा है, 6 पे लिखा है। अगर आपसे पूछे कि हेनरी का कौन सा प्ले शेक्सपियर का नहीं है, और आपको किंग हेनरी 4, 5, 6, 7 दे दे, तो 4 भी लिखा है, 6, 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, और 7 नहीं लिखा है, ठीक है। और आगे चल के हम देखेंगे 8th भी लिखा है। तो किंग हेनरी फिफ्थ उन्होंने लिखा था। जूलियस सीजर लिखा 1599 में ही आता है, 1599। अब देखिए, ये वो टाइम है जब शेक्सपियर ग्रेट हो चुके थे, और शेक्सपियर के से अच्छा कोई ड्रामेटिस्ट शायद अवेलेबल नहीं था, और उनकी राइटिंग्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। 1600 एज यू लाइक इट, जो सबसे फेमस कॉमेडीज में से एक है, आपकी सेलिया और रोजालिंड वाली, जिसका फूल बहुत फेमस है, as you like it. 1600, the greatest Hamlet. Okay, the greatest of Shakespeare's works, Shakespeare's magnum opus, Hamlet. 1601, 12th Night. 1601, 12th Night. 1602, Troilus and Cressida. 1603, All's Well That Ends Well. So these are, if you see, 17 plus 8, 25. 8 plays. 8 plays here are here after 1598 that I have mentioned. Right? मच अडो अबाउट नथिंग 1598, किंग हेनरी फिफ्थ 99, 99 में दो हैं, जूलियस सीजर भी है। 1600 में दो हैं, एज यू लाइक इट और हैमलेट एक ही साल पब्लिश हुए हैं। 1601 में एक ही है, ट्वेल्थ नाइट। 1602 में एक ही है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। 1603 में भी को एक ही है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फिर 1604 में दो हैं। 1604 में दो प्ले हैं, एक आपका मेजर फॉर मेजर है, और दूसरा आपका ओथेलो है, जो कि शेक्सपियर की 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, जो द 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। राइट, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, द 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर।
RHOKM, right? And they are H is for Hamlet, O for Othello, K for King Lear and M for Macbeth। ये पब्लिकेशन के ऑर्डर में है। ये जो आपका है ये 1600 में आया है। देन Hamlet, Othello is 1604, King Lear is 1605, and Macbeth is 1606। So 0416, right? This is the source of this information is Routledge's history, the Routledge's History of English Literature, third edition, published। Okay, so this is the source, because I'm telling you the source because किसी और बुक में हो सकता है एक आध साल आगे पीछे हो जाए, तो ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग ये वाला याद रखेंगे तो सही रहेगा। तो 1605 में किंग लियर आता है, 1606 में मैकबेथ आता है। तो यहाँ पे इनके चारों ड्रामा, जो सबसे फेमस ड्रामा हैं, उनकी कहानी कंप्लीट होती है। हम इनकी समरी की बात करेंगे। 1607 में एंटनी एंड क्लियोपैट्रा आता है। 1607 में एक और प्ले आता है। तो 1607, 1604, 1600, ये वो 3 साल, और 1599, ये वो 4 साल हैं जब दो दो प्ले आए हैं। बाकी सब में एक एक आया है। 1599 में किंग हेनरी फिफ्थ आया और जूलियस सीजर आया। 1600 में एज यू लाइक इट और हैमलेट आया। 1604 में ओथेलो और मेजर फॉर मेजर आया। 1607 में एंटनी एंड क्लियोपैट्रा और टीमन ऑफ एथेंस ये आया। ठीक है। फिर 1608 में कॉरियोलेनस आता है। 1608 में भी दो प्ले आते हैं। अब यहाँ पे इनकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है प्ले राइटिंग की। 1608 में भी दो प्ले आते हैं, कॉरियोलेनस और पेरिक्लीस। बट फर्क ये है कि पेरिक्लीस दो लोगों ने मिलकर लिखा था। शेक्सपियर के अलावा इसमें एक और बंदे का हाथ था, उसका नाम है जॉर्ज विल्किंस। ठीक है। ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं जॉर्ज विल्किंस ने अकेले लिख दिया था, कुछ लोग कहते हैं दोनों ने मिलकर लिखा था, बट हम ये मानते हैं कि दोनों ने लिखा है। पेरिक्लीस एक ऐसा प्ले है जो आपका क्या है ये प्ले। आप लोग प्लीज लाइन पर रहिएगा। आई विल टेक 30 to 40 seconds। Right, I'm back. Are you there? Yes, sir. ओके, सो आई टोल्ड यू 1608 में भी दो प्लेज आए थे, लेकिन पेरिक्लीस जो है वो शेक्सपियर के साथ साथ जॉर्ज विल्किंस ने भी को भी एट्रीब्यूट किया जाता है। 1610, in 1610 you have one play that is Cymbeline, and in 1611 you once again you have two plays। 1611 because आप देखिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। 1611 The Winter's Tale and the Tempest, and 1613 this is once again he has two plays, and in 1613 you have King Henry's VIII and the story of Cardenio। Now the history of Cardenio is believed to be written by two people along with Shakespeare। The person who wrote the play was John Fletcher। जॉन फ्लेचर ने एक और प्ले लिखा शेक्सपियर के साथ जिसका नाम था द टू नोबल किंग्समैन। ये प्ले आपका 1613-14 में आता है, यानी दिसंबर के महीने में आया होगा या जनवरी में आया होगा। तो अब देखिए जॉन फ्लेचर ने शेक्सपियर के साथ दो प्ले में एसोसिएट किया है, और दोनों ही 1613 या 1614 में आए हैं। पहला वाला है द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो और दूसरा है द टू नोबल किंग्समैन। अब ये दोनों प्ले जो हैं वो शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखे हैं। ऐसा ही ऊपर एक पेरिक्लीज है। तो आपको इन तीनों प्लेस के नाम अच्छे से याद रखने हैं कि कौन कौन से प्लेस हैं जो शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखे हैं। 1608 में आपका पेरिक्लीज, 1613 और 1314 में द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो और द टू नोबल किंग्समैन। ये भी पूछ सकता है कि अगर शेक्सपियर ने नहीं लिखा तो किसने उनके साथ लिखा,
तो आपको याद रखना है कि पेरिक्लीज में नाम आएगा जॉर्ज विल्किंस का, और बाकी जो दोनों हैं उसमें नाम आएगा जॉन फ्लेचर का। दोनों कौन कौन से हैं? द टू नोबेल किंग्समैन और द हिस्ट्री ऑफ कॉर्डिनियो। ये आपको याद रखना है। ये क्लास आप चाहे 3-4 बार देखिए, चाहे मैं स्लाइड भेज दूंगा उससे याद करिए, बट यू विल हैव टू रिमेंबर। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, राइट। sir. Yes, sir. So now I have given you 13 a list of 39 plays that William Shakespeare wrote. Out of 39, 36 he wrote himself. 3 plays are there that have been written in collaboration. Now, Excuse me, when sir. yes, Sir, I have read somewhere that Henry VIII was also collaborated with John Fletcher. okay, maybe. Is it right Uh, or please? Well, it may be right, it may not be right, because the source that I'm using, because I said there are many books written on Shakespeare, and it is difficult to know which book is right and which book is not right. So the source that I'm using is the Routledge History of English Literature in English, Britain and Ireland, third edition. Right, it is an authentic book, and there's no doubt that there's no reason to doubt this book. And in this book, on page number 82, they have given King Henry VIII, but they have not mentioned the contribution of John Fletcher. So I will go with the book and I will say that it is not right. However, Okay, sir. further research may be done. Okay. Okay, So the fine, sir. information that I'm giving you is from very authentic source, and there are very less chance that anything that I tell you is wrong. Okay. However, I mean, of course, we this point may be noted, and we can do some research later. Fine. So I told you summary of Shakespeare's dramas, and I also talked about the heroes of William Shakespeare. Now let me discuss about the beginning of Shakespeare. शेक्सपियर की ग्रोथ कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए कि हम शेक्सपियर की बायोग्राफी को अकेले ना पढ़ें, क्योंकि जब हम शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें मतलब बायोग्राफी को पढ़ना तो अच्छा ही है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम बायोग्राफी को पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, और बायोग्राफी आप लोग कई बार पढ़ चुके हो। तो आई विल डिस्कस बायोग्राफी अलोंग विद द वर्क। सो शेक्सपियर्स राइटिंग करियर जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है इंग्लिश हिस्ट्री के साथ। आपने देखा उनके जो पहले 3 ड्रामा थे वो कौन-कौन से थे? वो हेनरी 4th, 5th हेनरी 6th पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इंग्लिश हिस्ट्री के साथ वो शुरू करते हैं। आपको पता है 1588 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुई थी। किसी को याद है क्या हुआ था 1588 में? चलो 1588 में एक स्पेन और इंग्लैंड का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में स्पेन हार गया था, जबकि वो हार बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अजीब इसलिए थी क्योंकि जो लड़ाई थी वो समुद्र में हुई थी, और समुद्र में जो स्पेन था वो जिन चीज़ों को लेकर के आया था, जिन जहाज़ों को लेकर के आया था, उस जहाज़ों के ग्रुप को कहा जाता था स्पेनिश आर्माडा। इसमें 130 जहाजें थी नौसेना की, और इसको माना जाता था कि इसको कोई हरा नहीं सकता था। ठीक है? मेडिना सिडोनिया के ड्यूक इसके कमांडर थे, और इसका उद्देश्य इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम को सत्ता से हटा देना था। लेकिन इस आर्माडा को इंग्लैंड ने पराजित किया, और इस पराजित करने के बाद क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनका परचम हर जगह लहराने लगा, और बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि एक बहुत मजबूत पार्टी को एक कमजोर दिखने वाली पार्टी ने हरा दिया था, क्योंकि उनका जो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी। आप स्पेनिश आर्माडा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। शेक्सपियर को इस घटना ने बहुत प्रभावित किया। जैसे जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ उससे बहुत प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से शेक्सपियर को ये स्पेनिश आर्माडा बहुत प्रभावित करता है। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा फेमस क्वीन बन जाती हैं।
और इंग्लैंड की सुप्रीमेसी समुद्र के ऊपर स्थापित हो जाती है। तो शेक्सपियर इसी टाइम शुरुआत करते हैं अपने ड्रामा को लिखने की। और आपको याद है उनका जो पहला फेज है वो 1589 से 1593 के बीच का है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है। वो इंग्लैंड की रिसेंट हिस्ट्री को उठाते हैं, वहाँ पे ड्रामा लिखने की कोशिश करते हैं और उसमें वो ह्यूमन एलिमेंट्स को ट्रेस करते हैं। ही ट्राइज टू लुक फॉर द ह्यूमन एलिमेंट्स, राइट, बिहाइंड दिस कॉन्क्वेस्ट ऑफ पावर। इस लड़ाई में जो, क्योंकि रेनेसा का मूल मंत्र था ह्यूमनिज्म, तो इस लड़ाई में जो लड़ाई में शेक्सपियर जो इंग्लैंड जीता था वो तो ठीक था, लेकिन इंग्लैंड की जीत हार के ऊपर वो एक ह्यूमन एलिमेंट की सर्च में लग जाते हैं। अब अगर आप हेनरी सिक्स के 3 पार्ट देखेंगे जो 1589 से 1592 के बीच में आए हैं, वहां से शुरू करिए और रिचर्ड सेकेंड पे आ जाइए जो 1594 के आस 1595 में आया हुआ है। रिचर्ड सेकेंड 1500, आपको मैंने बताया था रिचर्ड थर्ड उन्होंने पहले फेज में लिखा था, रिचर्ड सेकेंड दूसरे फेज में। ठीक है, रिचर्ड सेकेंड पे आ जाइए जो उन्होंने लिखा। तो जो और इसके अलावा उन्होंने 1599 में हेनरी फाइव लिखा, राइट। अगर आप देखेंगे तो शेक्सपियर क्या करते हैं, वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को एग्जामिन करते हैं। इतिहास में जो पर्सनालिटीज हुई उनको एग्जामिन करते हैं। वो मोनार्क थे, इंग्लैंड के किंग थे, जो जिनका पीरियड था लगभग 1377 से 1485। इन सभी राजाओं को के बारे में किंग शेक्सपियर लिखते हैं और उनको उनका जो ह्यूमन साइड है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नाउ अर्ली प्लेज में उनके जो हीरोज हैं वो इसी से प्रभावित होते हैं और इसीलिए उनके अर्ली प्लेस को हिस्ट्री प्लेस भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो वो ये जो प्लेस हैं 2 लेवल पे काम करते हैं। पहला जो लेवल है इनका, उसमें क्या होता है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन एंड इट्स पास्ट। वो ब्रिटेन के एज अ नेशन उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके पास्ट को, उसका भूतकाल में कितना महान था ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और शेक्सपियर दूसरे लेवल पे अपने ही ड्रामा में दूसरे लेवल पे वो क्या करते हैं, वो एग्जामिन करते हैं किस चीज को, उन क्वालिटीज को एग्जामिन करते हैं विच मेक्स अ मैन हीरो, जो किसी आदमी को हीरो बना देती हैं। वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी आदमी को हीरो बना देती हैं या विलन बना देती हैं। और आप देखिए ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जैसे प्लेस को लिखने के लिए तैयारी यहीं से होती है। ये जो प्रोसेस होता था, इस प्रोसेस में हीरो वर्शिप, शेक्सपियर ने हीरो वर्शिप नहीं किया। शेक्सपियर ने एक ऐसा हीरो नहीं क्रिएट किया जो पुष्पा झुकेगा नहीं जैसा हो और एकदम से सबको मार धाड़ देख करके गिरा दे। ऑल दो पुष्पा में भी कुछ विलन जैसी क्वालिटीज तो हैं ही, तो अगर आप कंपेयर करें किसी हीरो से कि एक ऐसा हीरो जिसके अंदर कोई कमी नहीं है बॉलीवुड वाला, वैसा हीरो उन्होंने क्रिएट नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा हीरो क्रिएट किया जो इंसान की तरह काम कर पाए, जो रियल दिखाई दे। अब भले ही उनके जो हीरोज हैं ज़्यादातर वो किंग हैं। और आपको पता है कि अमेरिका में आर्थर मिलर ने एक एसे लिखा, उस एसे का टाइटल था ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन। 1955 के आसपास वो एसे आया है और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि 1955 में कि जो ट्रेजेडी का हीरो होना चाहिए वो कॉमन मैन होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अपने ड्रामा ऑल माई सन्स में दिखाया है। ऑल माई सन्स का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है आपका विली लोमैन, जो एक सामान्य व्यक्ति है। शेक्सपियर को इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनके सारे जो हीरोज हैं वो ज़्यादातर किंग्स हैं। और वर्जीनिया वुल्फ ने भी शेक्सपियर को इसीलिए अटैक किया है कि उनको हीरोज ज़्यादा जो है वो किंग्स हैं। बट अगर आप देखेंगे तो शेक्सपियर के अंदर वो दोष इस तरीके का नहीं है कि उसको बहुत बड़ा दोष माना जाए, क्योंकि वो जो किंग है उसको क्या करते हैं, ह्यूमनाइजिंग द हीरो। वो उस हीरो को ह्यूमनाइज करते हैं, उसको ह्यूमन बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रॉट क्लोज टू हिज पीपल, वो उस किंग को उसके लोगों के पास ला करके दिखाते हैं। His virtues and faults are brought to life before the audience's eyes. उसके सद्गुणों को, उसके अवगुणों को ऑडियंस के सामने ले आते हैं, राइट। और जब आप मिडिवल ड्रामा की बात करें, यानी शेक्सपियर के पहले जो ड्रामा था उसकी बात करें, तो वो क्या करता था, वो भगवान के बनाए गए डिजाइन पर, प्लॉट पर फोकस करता था। लेकिन जब रेनेसा में शेक्सपियर के टाइम पर ड्रामा आया
तो भगवान के बनाए गए प्लॉट पे फोकस करने के बजाय वो कहाँ फोकस करने लगा? फोकसेस ऑन मैन, वो मैन पर फोकस करने लगा और मैन की वीकनेस को एक्सप्लोर करने लगा। तो अगर आप देखेंगे तो शेक्सपियर का हर ड्रामा किसी न किसी व्यक्ति की कमजोरी को, डिप्रेविटी को, फ्लॉज को, उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लोर करता है। लेकिन शेक्सपियर के पहले का ड्रामा अगर आप देखेंगे, पर्टिकुलरली मेडिवल ड्रामा आप देखेंगे, तो मेडिवल ड्रामा में आपको ऐसे ड्रामा दिखाई देंगे जहाँ पे भगवान जो कहते हैं वही हो जाता है। अगर आप ग्रीक ट्रेजेडी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा ही ड्रामा दिखाई देगा जहाँ भगवान जो करते हैं वो हो जाता है। अरिस्टोटल ने अपने जो 7 एलिमेंट्स माने थे ट्रेजेडी के, उसमें उन्होंने कहा था कि प्लॉट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, प्लॉट इज दी सोल ऑफ ट्रेजेडी। लेकिन विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में ये बात खत्म हो जाती है और विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी नहीं रह जाता। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी हो जाता है। यहाँ कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लॉट इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में? कोई बोल नहीं रहा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. All right. ओके, Yes, sir. ग्रेट। नाउ ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो हीरो है वो एक किंग है, वो बहुत वेल्दी है, लेकिन उसको शेक्सपियर ने एक किंग के रूप में ही नहीं, उसको एक मैन के रूप में प्रेजेंट किया है। ही इज प्रेजेंटेड एज ए मैन। तो हर एक किंग की जो कमजोरी है उसको दिखाया गया है। हेनरी सिक्स एक किंग है, लेकिन उसको एक वीक राजा के रूप में दिखाया गया है। वो इनडिसाइसिव है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। और वो हेनरी फिफ्थ जो हेनरी 5 है उसका कंप्लीटली अपोजिट है, क्योंकि हेनरी 5 एक बहुत ही हेनरी 5 एक बहुत ही पावरफुल और यंग और हीरो जैसा राजा है, और हेनरी 6 एक बहुत ही कमजोर राजा है। द ऑडियंस कैन फॉलो दिस प्रिंस इन हिज प्रोग्रेस फ्रॉम द रॉम्बसन्स केयरफ्री प्रिंस हॉल इन द 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी 4। नाउ जो हेनरी 4 के 2 पार्ट आए हुए हैं, उस हेनरी 4 के 2 पार्ट में भी हेनरी 5 का जिक्र है। हेनरी 5 का जिक्र है हेनरी 4 के 2 पार्ट में, लेकिन हेनरी 4 वाले में जब हेनरी 5 का जिक्र आता है तो वो तो मतलब इस तरीके से आता है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे तो हेनरी 4 मेन हीरो होता है। लेकिन जब हेनरी 5 का जिक्र होता है, धीरे धीरे करके ऑडियंस जब 2 ड्रामा देख चुकी होती है तो वो हेनरी 5 से एक तरीके से वाकिफ हो चुकी होती है, उसको जान चुकी होती है। और जब हेनरी 5 आता है तो ऑडियंस उसको बहुत ही ध्यान से देखती है और वो एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल हीरो नज़र आता है। हेनरी 5 जो कि एक लड़ाई जीतता है, जिस लड़ाई को इतिहास में बैटल ऑफ एगिनकोर्ट कहा जाता है, इस लड़ाई को हेनरी 5 जीतता है। लेकिन वही हेनरी 5 जब अपनी प्रेमिका के सामने पहुंचता है, राजकुमारी के सामने पहुंचता है, जो कि फ्रांस की राजकुमारी थी, उससे उसको शादी करना था, तो वहां पर पहुंच करके वो टंग टाइड हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है, उसकी जुबान बंद रहती है, चुप रहती है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि शेक्सपियर ने एक ही कैरेक्टर में एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ को दिखा दिया। सो द इंटरेस्टिंग थिंग दैट शेक्सपियर हैज डन इज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द रोल ऑफ किंग एंड द रोल ऑफ मैन। एक किंग और एक मैन के रोल में जो उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया है, वो शेक्सपियर का मेन कंसर्न है, सबसे बड़ी उनकी कंसर्न है, राइट। और ये आपको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। रिचर्ड सेकेंड उनका ड्रामा है जो उन्होंने सेकेंड फेज में लिखा, 1595 के आसपास लिखा। और रिचर्ड सेकेंड इज पोर्ट्रेड एज अ कंप्लीट विलेन। शेक्सपियर इस राजा को एक कंप्लीट विलेन के रूप में दिखाते हैं। वो एक मैकियावेलियन इवल है। मैकियावेली आप जानते हैं, एक इटालियन स्कॉलर थे, उन्होंने लिखी थी बुक, जिस बुक का नाम था प्रिंस। और प्रिंस में उन्होंने कहा था कि राजा को तानाशाह होना चाहिए, राजा को अपना शासन करने के लिए किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है, उसके ऊपर पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं। तो मैकियावेली की यही जो नीति थी उसको रिचर्ड थ्री फॉलो करते थे। और इनका जो एनिमी था वो था ट्यूडर डिनेस्टी, और ट्यूडर डिनेस्टी को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब आप थिएटर में देखते हैं रिचर्ड सेकेंड को,
तो आपको ये जो विलन है वो विलन के रूप में तो दिखाई देता है, लेकिन उस विलन को शेक्सपियर एक फैसिनेटिंग हीरो बना देते हैं। मतलब कि जैसे मैकबेथ है वैसे ही उसकी कमियां तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन उसकी कमियों को देखते हुए भी लोग उसको ध्यान से देखते हैं और उसके कुछ गुणों को सराहते भी हैं। मार्लोव का जो हीरो था, आपको अगर याद हो, डॉक्टर फॉस्टस हो गया, टैम्बरलेन हो गया, क्रिस्टोफर मार्लोव का, तो वो भी लगभग ऐसा ही होता है, राइट। ये जो हीरो होता है ये ओवर रीचेस हिमसेल्फ, ये अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ता है, एक ही अच्छाई बुराई की लिमिट से बाहर निकलता है। और जो इसका फॉल होता है, जैसे डॉक्टर फॉस्टस को जब नर्क में भेजा जाता है तो हमें सीख मिलती है कि शैतान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वैसे ही जब रिचर्ड सेकंड का फॉल होता है, राइट, तो उसका जो ये एक मोरल लेसन बन जाता है इन द सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ पावर, की पावर जो है उसको परसू करना इकलौता लक्ष्य नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ रिचर्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शेक्सपियर ने किंग को एक सामान्य इंसान की तरह ट्रीट किया। शेक्सपियर ने कहीं ये नहीं दिखाया कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, राइट। तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा था ये रिचर्ड थर्ड है, ये यहाँ एक लाइन खींचना कम हो गई, ये रिचर्ड थर्ड की कहानी है, राइट। यहाँ पे तो रिचर्ड थर्ड सही लिखा हुआ है, यहाँ रिचर्ड सेकंड हो गया है, राइट। प्लीज कंसीडर इट रिचर्ड थर्ड, राइट। आगे बढ़े तो रिचर्ड थर्ड जब अपने ड्रामा में जिसमें वो हीरो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए रिचर्ड थ्री कहता है, क्या कहता है कि नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट made glorious summer by this son of York, right? So he says, now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York. So son of York वो अपने आप को कहता है और वो कहता है कि जो विंटर का डिसकंटेंट था, यानी सर्दियों में जो लोगों को तकलीफ थी उसको हम दूर कर देंगे। कैसे दूर कर देंगे? मेरे आने से एक ग्लोरियस समर आ जाएगी। यानी आप देखिए वो अपने आप की ही तारीफ कर रहा है। और यहाँ से शुरू करके जब वो आगे बढ़ता है तो प्ले के एंडिंग में वो कहता है, रिचर्ड थर्ड कहता है, क्या कहता है, आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव अ विलेन, मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि मैं अपने आप को एक विलेन साबित करूंगा। सो यू सी ही इज अ कंप्लीट डिक्टेटर, he will do whatever he likes, and Shakespeare has shown his weakness by making him a hero of his tragedy or history play, right? So the idea that the king, the nearest man to God, could be evil and a negative influence on the nation was a new and dangerous idea. यानी कि ये आइडिया कि जो आपका किंग है वो, क्योंकि किंग को तो उस समय आपको याद हो कि एक थियरी बड़ी पॉपुलर थी, उस थियरी को कहा जाता था कि ए ओ लवजॉय की दी गई थियरी थी और वो थी डिवाइन राइट थियरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन राइट थियरी ऑफ किंगशिप कहती है कि जो राजा है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान, उसका आदेश भगवान का ही आदेश है, राजा वास्तव में भगवान है। तो शेक्सपियर के पहले जब राजा को भगवान की तरह देखा जाता था और राजा के आदेश को भगवान का आदेश माना जाता था, उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेक्सपियर ने उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और कहा कि जो किंग है वो भले ही वो भगवान के सबसे नज़दीक है, लेकिन वो एक इवल आदमी हो सकता है, एक नेगेटिव आदमी हो सकता है। और ये आइडिया जो है बहुत ही खतरनाक आइडिया था, ऑल्दो ये एक नया आइडिया था, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंग्लैंड में एक खतरनाक आइडिया था 1590 के आसपास। इसलिए खतरनाक था क्योंकि अगर लोगों को ये विश्वास हो जाए कि किंग खराब भी हो सकता है तो लोग किंग के खिलाफ विद्रोह करने पे उतर आएंगे। जैसे इंडिया में अगर आप देखिए तो हर चीज़ पे विद्रोह होता है क्योंकि हमें पता है कि किंग खराब भी हो सकता है, लेकिन चाइना में किसी बात पे विद्रोह नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे किंग को उन्होंने सबसे अच्छा मान के रखा हुआ है। It raises the frightening possibility that the people might want or indeed have the right to remove or replace their ruler. तो इसके आधार पे आप देखिए तो ह्यूमनिज्म का एक बड़ा पॉइंट सामने आता है, डेमोक्रेसी का पॉइंट सामने आता है कि जब किंग खराब होगा ऐसा हम मान सकेंगे तो हम डेमोक्रेसी में उसको रिमूव भी कर सकेंगे, यद्यपि इस समय तक डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ थी नहीं।
नाउ दिस आइडिया कम्स टू फोर इन सेवरल शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। अगर आप देखेंगे तो ये आइडिया एक ट्रेजेडी में नहीं, बहुत में सामने आता है। रिचर्ड थर्ड में सामने आता है, जहाँ हीरो एक विलेन है। जूलियस सीजर में देखिए, लोग जो है जूलियस सीजर को हटाने के लिए बेकरार है, उसको मार देना चाहते हैं जब ब्रूटस उसको भड़काता है लोगों को। कॉरियोलेनस में सेम होता है, लोग उस किंग को हटाना चाहते हैं। हैमलेट में देखिए, लोग किंग के खिलाफ भड़कते हैं और विद्रोह किंग होता है। मैकबेथ में देखिए, एक पूरे की पूरा जो किंग बन जाता है, मैकबेथ बनने के बाद उसको आकर जनता मार देती है और नया किंग बनाती है। किंग लियर में सेम होता है, वो किंग जो अपने रास्ते से भटक जाता है, जनता उसके पीछे खड़ी होने से मना कर देती है। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। अब हम वापस चलेंगे और अ, अभी हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो हैं 12। जिन लोगों को मैंने हेलो नहीं बोला है उसमें सोनाली मिश्रा हैं, गुड इवनिंग सोनाली, और रीता गुड इवनिंग। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको आज की क्लास में कुछ ऐसा लगा जो बेहतर बनाया जा सकता है तो हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ सर अच्छा है, इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्राइमरीली अभी तक लिंग्विस्टिक्स और ही पढ़ाता रहा हूँ, तो लिटरेचर इज़ फर्स्ट टाइम। तो यू मे टेल मी वॉट एवर यू फील लाइक। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड देन वी मे डिस्कस।